हे माय चैम्पियंस। सो वेलकम बैक टुडे। हम अपना जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था बिजनेस लॉ का, कंपनीज एक्ट, वो हम अब कंटिन्यू करने वाले हैं। सो लास्ट लेक्चर में हमने जो स्टार्ट किया था टॉपिक वो था टाइप्स ऑफ कंपनीज एंड काइंड्स ऑफ कंपनीज में हमने बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो कर ली थी लास्ट लेक्चर में। अब 3 से 4 आपके सिलेबस में जो चीज़ें हैं, जो टाइप्स ऑफ कंपनीज हैं, वो बची हुई हैं। सो वी गोना स्टार्ट विद दैट टॉपिक टुडे एंड आई होप कि वो आज पूरा भी हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक गाइज। सबसे पहले हेडिंग लिख देते हैं। हमने टॉपिक स्टार्ट किया था काइंड्स ऑफ कंपनीज का। अब हमने लास्ट में, जहाँ तक मुझे याद है, अगर वीक में मैं रिवाइज कर लूँ, सो 6 टाइप्स ऑफ कंपनीज हम कर चुके थे, तो मैं इसको यहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ नंबरिंग। सेवन्थ कंपनी जो हम करने वाले हैं वो है एनपीओ। सो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कि हम सेक्शन 8 कंपनी भी कहते हैं। अब सेक्शन 8 कंपनी कहते हैं तो आप आई गेस समझ ही गए होंगे कि इसका जो सेक्शन है, जो है सेक्शन 8 में ये कंपनी डिफाइंड है। अब बेसिकली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? अगर मैं आपसे बात करूं तो जो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक कंपनी नहीं है, ये जस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है। लाइक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो कुछ काम करता है, जो कुछ एक्टिविटी करता है। लेकिन अगर ये ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को रजिस्टर करवा ले अंडर कंपनीज एक्ट, तो ये ऑर्गेनाइजेशन फिर क्या बन जाता है? सेक्शन 8 कंपनी बन जाता है। अब बेसिकली ये चीज़ क्यों ऐसे मैंने आपको बताई, बिकॉज जो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, ये नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या होता है? ऑप्शन होता है, ऑप्शन टू रजिस्टर। जैसे हर कंपनी को इनकॉर्पोरेट होने के लिए क्या है, अपने आप को कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर करवाना पड़ता है। लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं है। जो एनपीओ है, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए क्या है, कोई कंपल्सरी नहीं है ऐसा दैट आपको इस कंपनीज एक्ट के अंदर आपको अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो दैट्स वाई ये क्या होता है, इसको नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में कंपनी नहीं होती है। जब ये सेक्शन कंपनीज एक्ट में अपने आप को रजिस्टर करवाती है कंपनीज एक्ट के अंदर, तब इसको क्या बोल दिया जाता है? सेक्शन 8 कंपनी कहा जाता है। अब बेसिकली नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है? नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक कंपनी कह लो इसको, या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रॉफिट मेकिंग के ऑब्जेक्टिव या फिर इंटेंशन से नहीं बनाया जाता है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और जो इसको अलग सब कंपनियों से अलग करता है, डिफरेंट क्रिएट करता है, उसका नाम है, उसके लिए हम लिखें तो दीज आर फॉर्म्ड नॉट फॉर मेकिंग प्रॉफिट। अब आप ये सोचोगे दैट ये क्यों, अगर प्रॉफिट ही नहीं कमाना है इस कंपनी को, तो इसको बनाया क्यों क्या है? ऐसी एसोसिएशन का क्या फ़ायदा जिसने प्रॉफिट ही कमा करके नहीं देना है? तो इसके अपने कुछ वो होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, और इसका अपना कुछ पर्पज़ होता है। वो चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको 1-2 पॉइंटर्स दे देता हूँ जो मैंने अभी आपको समझाया उसी का, ठीक है? सो इसमें आप ये लिख सकते हो, मे और मे नॉट बी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। आप इसमें ये पॉइंट लिख सकते हो, मे और मे नॉट बी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, ठीक है? अब आपको एक प्रोविजन है कि अगर आपको नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनना है या सेक्शन 8 कंपनी बनना है, तो आपको क्या करना पड़ता है? अप्रूवल लेना पड़ता है, किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो इसमें आ जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली एक लाइसेंस देता है। अगर आपके पास वो लाइसेंस है, तभी आप अपने आप को क्या कर सकते हो? नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर सकते हो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रांट लाइसेंस ऑन 2 कंडीशंस। तो बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या है, 2 कंडीशन पे लाइसेंस देता है। अब ये 2 कंडीशंस क्या होती हैं, इसी में आपको समझ आ जाएगा कि ये नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है। तो 2 कंडीशन में ऐसे लिख रहा हूं,
आप एग्जाम में यही पॉइंटर्स याद करके जाना गाइस, इसी से केस स्टडी बनेगी, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आएगा तो भी इसी से आएगा। सो ये चीज़ याद करके जाना आप। सबसे पहले क्या आता है, फॉर्म्ड फॉर प्रोमोटिंग, यहीं से लिख देते हैं, प्रोमोटिंग कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलीजन, चैरिटी, रिलीजन, चैरिटी और अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट। ओके गाइस, तो ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, अब इसमें ये डिफाइन करता है कि पर्पस क्या है एनपीओ का। तो इसका पर्पस क्या है, फॉर्म फॉर प्रोमोटिंग, ये प्रमोट करने के लिए बनाया जाता है, क्या, कॉमर्स को या किसी आर्ट को या साइंस को या रिलीजन को या चैरिटी पर्पस के लिए बनाया जाता है। तो एनपीओ का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, उनका ऑब्जेक्टिव होता है ये चीज़ को प्रमोट करना। क्या क्या चीज़ें, कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलीजन, चैरिटी, ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना ही क्या होता है, एनपीओ का ऑब्जेक्टिव होता है। अगर एनपीओ प्रॉफिट कमा रहा है तो फिर वो एनपीओ नहीं कहलाया जाएगा। अगर एनपीओ का मेन आप ये समझो कि फीचर ही क्या है कि एनपीओ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, बल्कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रमोट करना कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलीजन या चैरिटी, ऐसे पर्पस के लिए, या फिर और कोई यूजफुल ऑब्जेक्ट, ये पर्पस होता है एनपीओ का। और इसका सेकंड कंडीशन क्या है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट आपको लाइसेंस देगी, और इसका एक तरीके से ये फीचर भी कह सकते हैं दैट प्रोहिबिट्स पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू members and apply profits in promotion of its object। यहाँ पे एनपीओ आप लिख सकते हैं स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए। सो बेसिकली अभी तक हमने क्या पढ़ा, आपको एक मैं क्विक रिकैप दे दूं, सो आप कनेक्ट कर पाओगे सारी चीज़ों को। तो एनपीओ हमने पढ़ा, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एक जस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कंपनीज एक्ट के अंदर अगर रजिस्टर हो जाए तो वो सेक्शन 8 कंपनी बन जाती है। तो एनपीओ क्या होता है, फॉर्म नॉट फॉर मेकिंग प्रॉफिट, वो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बना होता है। वो किस चीज़ के लिए बना होता है, इट इज़ फॉर्म फॉर प्रोमोटिंग कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलीजन, चैरिटी और अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट। वो इन चीज़ों को क्या प्रमोट करने के लिए बना होता है, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या, अब एनपीओ बनाने के लिए क्या होता है, लाइसेंस चाहिए होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें क्या लेना पड़ता है, लाइसेंस लेना होता है। और लाइसेंस सेंट्रल गवर्नमेंट दो कंडीशंस पे देता है, अगर दो कंडीशन फुलफिल हो रही है तभी जाकर के क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस देता है। अब पहली कंडीशन क्या है कि उसका ऑब्जेक्ट ये होना चाहिए, उसका पर्पस, एनपीओ का बिजनेस कहें तो उसका ये होना चाहिए कि वो प्रमोट करे इन चीज़ों को। और सेकंड क्या है कि एनपीओ जो है वो प्रोहिबिट करे, यानी कि वो रोके या फिर वो ना करे, क्या चीज़ ना करे, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। वो डिविडेंड नहीं देगी कभी भी, अपने मेंबर्स को डिविडेंड नहीं देगी। और उसका जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी वो एक्टिविटीज़ करती है, उससे प्रॉफिट कमाती है, वो प्रॉफिट किस चीज़ के लिए लगाई, वो प्रमोशन ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट, जो भी उसका ऑब्जेक्ट है उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए वो क्या लगाए, अपना जो भी उसका प्रॉफिट हुआ है उस चीज़ को अगर वो ऐसे यूटिलाइज करे। तो अभी तक हमने ये चीज़ पढ़ी कि सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस तभी देगा अगर ये दो कंडीशंस क्या हो जाएंगी, फुलफिल हो जाएंगी। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ इसके बारे में कि इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। आपको अगर बताऊँ तो एक सेकेंड गाइस, यस, तो यहाँ पे आप इसको हेडिंग दे सकते हैं एक तरीके से, एडवांटेजेस ऑफ एनपीओ, या फिर आपसे हम इसको बोलेंगे सेक्शन 8 कंपनी। तो इसके एडवांटेजेस क्या होती है, सबसे पहले इसका एडवांटेज यही होता है दैट नो रिक्वायरमेंट टू एड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड इन द नेम।
तो आपको एक चीज़ बताते हैं गाइस, जो भी आपकी पब्लिक कंपनी होती है तो पब्लिक कंपनी के लिए हमेशा है कि वो अपने नाम के एंड में क्या लगाएगी, लिमिटेड लगाएगी। और जो भी प्राइवेट कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी के लिए हमेशा होता है कि वो अपने नाम के एंड में क्या लगाएगी, प्राइवेट लिमिटेड यूज़ करेगी। लेकिन जो एनपीओ है, जो सेक्शन 8 कंपनी है हमारी, उसके लिए ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। वो क्या है, उसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि अपने नाम के एंड में लिमिटेड लगाए या प्राइवेट लिमिटेड लगाए। तो ये चीज़ क्या है, एक एज अ बेनिफिट है। और क्या होता है, और इसका बेनिफिट होता है कि नो रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम कैपिटल। तो बेसिकली एनपीओ को कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है मिनिमम कैपिटल की। ये कितनी भी कैपिटल से स्टार्ट किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, स्मॉल कंपनीज के लिए है इतनी कैपिटल होनी चाहिए उसकी, अगर वो उससे एक्सीड कर गया तो फिर वो स्मॉल कंपनी नहीं, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। लास्ट टाइम आपको लास्ट लेक्चर में चीज़ें बताई थी। तो एनपीओ के लिए ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, वो कितनी भी कैपिटल से स्टार्ट किया जा सकता है। और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट है, मैं कहूँगा इससे भी केस स्टडी बन सकती है इस पॉइंट से, दैट पार्टनरशिप firm can become member in a section 8 कंपनी। अब बेसिकली ये पार्ट क्या कहना चाह रहा है आपको, इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो पार्टनरशिप फर्म होती है ना, आपको पता है पार्टनरशिप फर्म की क्या होती है, जो सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट होता है, ये चीज़ पार्टनरशिप के पास नहीं होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है पार्टनरशिप के पास। तो इस वजह से पार्टनरशिप क्या है, अपने आप पे कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है। पार्टनरशिप के सारे कामों के लिए क्या, पार्टनर्स लायबल होते हैं। तभी पार्टनर्स की क्या हो जाती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाती है। लेकिन जो एनपीओ वाला है सेक्शन, एनपीओ वाली कंपनी है, उसमें क्या है अच्छी बात, कि जो पार्टनरशिप फर्म है वो क्या बन सकती है, कैन बिकम अ मेंबर, एक मेंबर बन सकती है। यानी एक एनपीओ में पार्टनरशिप अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। अगर देखा जाए तो अभी तक हमने ये पढ़ा था ना कि एक जो पार्टनरशिप होती है, वो पार्टनरशिप कोई भी एक्शन करती है और वो एक्शन कोई भी फ्रॉड होता है, कुछ भी गलत होता है, तो हम डायरेक्ट क्या, उसके जो पार्टनर्स होते हैं उनको लायबल ठहरा देते हैं। लेकिन जो ये पार्टनरशिप है, ये ऐसा इसलिए होता है कि उसके पार्टनर्स डायरेक्ट लायबल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप के पास क्या नहीं है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। वो अपने आप में कुछ अलग बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। वो उसके सारे काम के लिए कौन लायबल होता है, पार्टनर्स लायबल होते हैं। लेकिन पार्टनरशिप अपने नाम से एंटर कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट में, किसके साथ, एनपीओ के लिए। क्योंकि एनपीओ का बेसिक पर्पस क्या है, एनपीओ का मेन यही है कि इनको क्या है करना है, चैरिटेबल वर्क करना है। इसी वजह से ये अलाउ कर दिया है कि पार्टनरशिप को, कि पार्टनरशिप अगर यहाँ एनपीओ में जा भी रही है तो कोई फ्रॉड नहीं कर पाएंगे पार्टनर्स, ठीक है ना। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे काम ही क्या होता है, प्रॉफिट कमाने का काम नहीं होता। तो यहाँ से अगर पार्टनरशिप इस इंटेंशन से जाती है कि मैं यहाँ जाके एनपीओ में जाकर के प्रॉफिट कमाऊंगी, तो वो है ही नहीं। क्योंकि एनपीओ की मेन फीचर क्या है कि वो कॉमर्स को और आर्ट को, इन सब को प्रमोट करता है। एंड वो सेकंड क्या है, वो डिविडेंड नहीं देता है अपने मेंबर्स को। तो इस वजह से पार्टनरशिप को क्या है, अलाउ कर दिया गया है कि पार्टनरशिप क्या मेंबर बन सकती है सेक्शन 8 कंपनी में। नेक्स्ट जो इसका एडवांटेजेस या फिर फीचर हम कह लें इसको, तो नेक्स्ट एडवांटेज या फीचर क्या होता है इसका, कि जो एनपीओ होता है, या फिर इसको हम सेक्शन 8 कंपनी लिखते हैं, सेक्शन 8 कंपनी शैल alter its objective by approval of सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो सेक्शन 8 कंपनी है वो क्या है, अपने ऑब्जेक्टिव को, यानी कि जो उसका ऑब्जेक्टिव था कॉमर्स, आर्ट्स और सबको प्रमोट करने का, उस ऑब्जेक्टिव को क्या है, वो ऑल्टर कर सकती है। अब ऐसा है कि ये मान लो कि जैसे एक सेक्शन 8 कंपनी है, उस सेक्शन 8 कंपनी का ऑब्जेक्टिव था कि मैं इंडिया में हॉकी को प्रमोट करूंगी। जो ये सेक्शन 8 कंपनी है, मान लो कि ये एक सेक्शन 8 कंपनी है, इसका पहले ऑब्जेक्टिव था कि मैं क्या करूंगी, स्पोर्ट्स को प्रमोट करूंगा, स्पोर्ट्स को प्रमोट करूंगा। और स्पोर्ट्स में पर्टिकुलर था क्रिकेट, क्रिकेट को प्रमोट करती थी। फिर इसके बाद इसने क्या सोचा कि अपना ऑब्जेक्टिव चेंज कर लेते हैं। अभी अपना ऑब्जेक्टिव क्या कर रही है, अभी भी स्पोर्ट्स को वो कर रही है, लाइक सपोर्ट कर रही है, प्रमोट कर रही है। बट अब वो स्पोर्ट चेंज करके उसने सोच लिया मैं फुटबॉल करूंगी, क्योंकि इंडिया में फुटबॉल अब लाइक अच्छे प्लेयर्स निकल रहे हैं, इसलिए इसने अपना ऑब्जेक्टिव चेंज कर लिया। तो पहले वाला जो ऑब्जेक्टिव था और जो अब वाला ऑब्जेक्टिव है, दोनों है, ये ऑब्जेक्टिव क्या है, एनपीओ वाले ऑब्जेक्टिव है, क्या है, प्रमोशन का ऑब्जेक्टिव है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, प्रमोशन ही कर रहे हैं। लेकिन क्या है, जस्ट कॉज क्रिकेट से हॉकी, क्रिकेट से फुटबॉल हो गया,
तो दैट इज क्या बोलते, क्या कह सकते हैं इसको, कि अपना ऑब्जेक्ट ऑल्टर कर दिया। तो ऐसे ही नहीं कि आज उसने क्रिकेट प्रमोट किया, कल फुटबॉल करने लग गया। इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा, किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से। अब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब है मैं आपको बताऊं तो आरओसी, एक आप इसको मान सकते हो रजिस्ट्रार से। सेंट्रल गवर्नमेंट ये नहीं कि मोदी से जाकर के परमिशन ले रहे हो। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब दो ही मतलब होते हैं, या तो आरओसी या तो रीजनल डायरेक्टर। आपको पता है कि हर वैसे ये थोड़ा इन डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट है। 7 रीजनल डायरेक्टर्स हैं। जैसे सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आती है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में सारे मिनिस्टर्स आते हैं। ओके गाइस, आपको ये दिख रहा होगा। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैं, इसमें सारे क्या आते हैं, मिनिस्टर्स बैठते हैं। इसके अंडर आते हैं रीजनल डायरेक्टर्स, आरडीज जिसे बोलते हैं। तो आप हमारे इंडिया में 7 आरडीज हैं। तो ये 7 रीजन के हिसाब से अलग अलग आरडी हैं। फिर इसके अंदर आ जाते हैं हमारे रजिस्ट्रार और सर्टिफिकेट, आरओसीज बैठे होते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो ऐसे करके हायरार्की है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट मोदी गवर्नमेंट पे जाकर के हम अप्रूवल ले रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब है आरओसी के पास जाकर के हम अपने क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ऐसी हर केस में जहां भी सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब या तो आरओसी होता है और या तो रीजनल डायरेक्टर होता है। ये 2 चीजें होती है। ये नहीं कि डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास जा रहे हो, ठीक है। बस पॉइंट ये था कि दैट सेक्शन 8 कंपनी अपना ऑब्जेक्टिव भी चेंज कर सकती है। अब सेक्शन 8 कंपनी अपने आप को कन्वर्ट भी कर सकती है। ये पॉइंट क्या कहता है, दैट if section 8 company wants to convert itself into any type, या फिर आप काइंड लिख सकते हो, काइंड ऑफ कंपनी, it shall pass special resolution। ये क्या करेगी, इसको मैं आपके लिए पूरा लिख देता हूं, स्पेशल रेजोल्यूशन। ओके गाइस, तो अगर सेक्शन 8 कंपनी, अब ऐसे किसी टाइम पे सेक्शन 8 कंपनी थी, इसका मन कर गया कि यार अब मैं बहुत टाइम से मैंने बिना प्रॉफिट के काम कर लिया, प्रॉफिट कमाना नहीं है मेरे को, अब मेरे को प्रॉफिट के लिए काम करना है। तो ये क्या कर रही है, कन्वर्ट करना चाह रही है अपने आप को किसी एनी टाइप ऑफ कंपनी में, एनी काइंड ऑफ कंपनी, यानी कि प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी, दोनों में से किसी में भी ये कन्वर्ट करना चाह रही है अपने आप को। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक एक्स्ट्रा चीज बताना चाहूंगा, सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हेल्पफुल रहेगा। देखो, 3 तरीके के रेजोल्यूशन होते हैं कंपनी में। सबसे पहले होता है एक बोर्ड रेजोल्यूशन, एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, और एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। ओके गाइस, तो जो बोर्ड रेजोल्यूशन होता है, ये बेसिकली किसके लिए होता है, बोर्ड मेंबर्स के लिए होता है। बोर्ड मेंबर्स यानी जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं, जो मेनली डायरेक्टर्स होते हैं हमारे, या सब्सक्राइबर्स होते हैं, ठीक है ना। सब्सक्राइबर मतलब क्या होता है, सब्सक्राइबर मतलब हमेशा ये चीज याद रखना, अगर मैं वर्ड सब्सक्राइबर यूज कर रहा हूं तो सब्सक्राइबर मतलब एमओए के सब्सक्राइबर। अब एमओए के सब्सक्राइबर अलग क्यों होते हैं, बिकॉज एमओए के सब्सक्राइबर को हम अलग इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये क्या होते हैं, फर्स्ट मेंबर्स होते हैं। हमेशा ही फर्स्ट मेंबर्स होते हैं जो कंपनी को स्टार्ट करते हैं, इसलिए सब्सक्राइबर्स, डायरेक्टर्स हो गया, या फिर प्रमोटर कह लो। तो ये सब क्या है, जो ये बोर्ड मीटिंग में बैठते हैं, जो कंपनी के डिसीजंस होते हैं। ऐसा तो है नहीं ना कि कंपनी क्या काम करेगी उसमें हर शेयर होल्डर को बुला लेते हैं, नहीं। कंपनी के सारे डिसीजंस कौन लेते हैं, डायरेक्टर्स लेते हैं। तो जो डायरेक्टर्स बैठ करके मीटिंग में जो रेजोल्यूशन पास करते हैं, रेजोल्यूशन इन द सेंस की वोटिंग एक तरीके से कह सकते हो, तो जो डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है उसमें सब में क्या चलता है, बोर्ड रेजोल्यूशन चलता है। अब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है कि 50% मान करके चलो शेयर होल्डर, ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। और स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होती है, ये मेंबर्स की मीटिंग होती है, मेंबर्स की मीटिंग होती है। तो बेसिकली ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन मेंबर्स की मीटिंग होती है। और बोर्ड रेजोल्यूशन क्या होता है, बोर्ड रेजोल्यूशन इज बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग, यानी डायरेक्टर्स, सब्सक्राइबर्स या प्रमोटर्स, इनकी मीटिंग होती है। अब इन दोनों में फर्क क्या रह जाता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन में। तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ये होता है जिसमें 50% के हिसाब से वोटिंग चलती है, कि लाइक किसी कोई डिसीजन लिया गया और शेयर होल्डर्स से हम पूछते हैं, तो शेयर होल्डर्स का ये ओपिनियन आता है कि 50 मतलब किसी भी डिसीजन को लेकर के अगर 51% लोग एक तरफ हो गए, 51% एंड शेयर होल्डर्स एक तरफ हो गए, तो 51% पे ही क्या मान लिया जाता है कि वो काम किया जाएगा। लाइक जैसे मान करके चलो कि एक कंपनी में 100 शेयर होल्डर्स हैं, और 100 शेयर होल्डर्स हैं, और हमने एक डिसीजन लिया है, ठीक है। और उसके लिए 51 शेयर होल्डर्स जो हैं क्या हो गए, एग्री कर गए। तो यानी कि ये डिसीजन
जो है पास किया जाएगा। लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या है कि अगर कोई भी डिसीजन पास करना है तो हमें 75%, अभी 75% की हमें क्या चाहिए होती है, वो चाहिए होती है, लाइक 75% शेयर होल्डर्स एग्री करने चाहिए, जिसको हम बोलते हैं 3/4 ऑफ द शेयर होल्डर्स। हम लॉ में ये यूज़ करते हैं, 75% नहीं यूज़ करते हैं, ये ज़्यादा थोड़ा प्रोफेशनल साउंड करता है। तो 3/4 लोगों की चाहिए होता है। अब मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया कि बोर्ड रेजोल्यूशन क्या होता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है और स्पेशल रेजोल्यूशन। बेसिकली ये मीटिंग्स होती हैं कंपनी की, जिसमें बोर्ड रेजोल्यूशन में बोर्ड की मीटिंग होती है, बोर्ड मेंबर्स बैठते हैं। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन मेंबर्स की मीटिंग होती है। बट मेंबर्स की मीटिंग में, अब इन दोनों में फर्क क्या होता है मेंबर्स की मीटिंग में, कि कोई डिसीजन अगर 50% के ही कंसेंट से पास हो जा रहा है शेयर होल्डर के, तो उसको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन बोलते हैं कि यार ऑर्डिनरी चीज है कि बस 50% शेयर होल्डर्स अग्री कर जाएं तो बस पास कर देंगे। लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन एक स्पेशल चीज होती है, तो इसमें मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं जो इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं। इसलिए इसके लिए क्या कि ज्यादा लोग चाहिए होते हैं इस डिसीजन को पास करने के लिए। तो कितने चाहिए होते हैं, 75% या फिर 3/4 शेयर होल्डर्स क्या है एग्री करने चाहिए, तभी जाकर के स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है। ओके गाइस, आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ आ गया होगा दैट अगर सेक्शन 8 कंपनी को अपने आप को कन्वर्ट करना है किसी और कंपनी में, प्राइवेट, पब्लिक या फिर किसी भी कंपनी में, तो उसको क्या करना पड़ता है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अब स्पेशल रेजोल्यूशन से क्या मतलब है कि उसको 3/4 या फिर 75% शेयर होल्डर्स या अपने मेंबर्स कहें तो मेंबर से क्या है परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर 75% से एक मेंबर ने भी कम बोल दिया कि नहीं हम नहीं करेंगे अपने आप को कन्वर्ट, तो ये चीज क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, स्पेशल रिलेशनशिप पास नहीं होगा, तो अपने आप को कन्वर्ट नहीं करा पाएगी। ओके गाइस, ये वाला पॉइंट था। सो गाइस, यही थे कुछ 3-4 इसके बेनिफिट्स है सेक्शन 8 कंपनी के। और अगर आपको थोड़ा बहुत मैं बताऊं एक्स्ट्रा नॉलेज के, तो सेक्शन 8 कंपनी क्या है, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर अपने आप को रजिस्टर करवा सकती है। तो उसके बाद उसकी क्या है, उसकी इनकम जो है वो टैक्स फ्री हो जाती है। तो उसको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है बेसिकली, उससे क्या है उसकी जितनी भी प्रॉफिट्स होते हैं, जितनी भी इनकम होती है, वो क्या हो जाती है, एग्जेम्प्ट हो जाती है। बट वो चीज़ आप इंटरमीडिएट के लिए ठीक है, बट फाउंडेशन लेवल पे आपको इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है। अब आपको एक और पॉइंट कराता हूँ जो कि है रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस। अब रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस क्या कहता है, बेसिकली रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस सिंपली एक चीज कहता है दैट अगर कोई भी कंपनी, मतलब कोई भी सेक्शन 8 कंपनी है जो ये कंपनी एक्ट के प्रोविजन को फॉलो नहीं करती है। प्रोविजन मतलब कोई भी उसने लॉ जो है उसको बोला था कि आपको ये लॉ फॉलो करना है, वो लॉ फॉलो नहीं करती है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, लाइसेंस जो उसने प्रोवाइड किया था, जो लाइसेंस प्रोवाइड किया था उस लाइसेंस को क्या कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैंसिल कर सकती है किसी भी टाइम पे। यू गेटिंग इट, कि अगर सेक्शन 8 कंपनी ने कोई भी प्रोविजन फॉलो नहीं किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ये पावर है कि वो अपने जो भी उसने लाइसेंस प्रोवाइड किया था वो लाइसेंस को क्या कर सकती है, कैंसिल कर सकती है। ओके उसको बोलते हैं रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस, की रिवोक कर लेना, वापस लेना। रिवोक, कोई भी डिसीजन रिवोक करना मतलब क्या होता है कि वापस लेना हो डिसीजन, तो वो लाइसेंस को रिवोक कर सकती है। अब जो लाइसेंस को रिवोक करेगी वो कैसे कर सकती है, किस किस कंडीशन में कर सकती है, वो कंडीशंस आपको मैं बता देता हूँ। उसके लिए एक एक्रोनिम यूज किया, मतलब मैं, मेरे सर ने जिन्होंने मुझे पढ़ाया था उन्होंने ये निकाला था, सो मैं अभी आपको इसी चीज से करवाता हूँ। सबसे पहले तो क्या दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, यानी एक एनपीओ को एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि उसकी बात सुनी जाए। सबसे पहले एक सेक्शन 8 कंपनी, मान लो उसने कोई भी प्रोविजन से कंप्लाई नहीं किया और सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है मैं तुम्हारा लाइसेंस रिवोक कर देंगे, तो सबसे पहले जो एनपीओ है, जिस एनपीओ का लाइसेंस रिवोक किया जा रहा है, उसकी बात सुनी जाएगी कि भाई ऐसा क्यों हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे नहीं कर सकती कि बिना बात के लाइसेंस रिवोक करते, पहले उसकी बात सुनी जाएगी और बात सुनी जाने के बाद डिसीजन होगा कि लाइसेंस रिवोक करना है या नहीं करना है। मैं आपको उसको नेक्स्ट पेज पे लेकर के चलता हूँ। यस यस, तो हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, अपने रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस करती है। तो रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस में आपको मैं सबसे पहले बता देता हूँ, यहाँ पे क्या मिलती है, एक एनपीओ को मिलती है अपॉर्चुनिटी, मिलती है किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है कि बीइंग हर्ड, उसकी बात क्या है सबसे पहले सुनी जाएगी। अगर बात सुनी जाने के बाद जो हमारा वो है सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, अगर फिर डिसाइड करती है कि उसके लाइसेंस को रिवोक करना है, यानी उसके लाइसेंस को कैंसिल करना है, तो वो किस किस ग्राउंड्स पे कर सकती है, उसके 5 ग्राउंड है गाइस, आई एम सॉरी 4 ग्राउंड, सॉरी। जैसे प्रोफेसर बोलते हैं ना, तो वैसे ही प्रॉफ लिखा हुआ है, 4 ग्राउंड्स पे रिवोक कर सकती है। ओके गाइस,
तो सबसे पहले क्या है, प्रेजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट। तो प्रेजुडिशियल का टू पब्लिक इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या है? हाँ, तो प्रेजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, प्रेजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, सब प्रेजुडिशियल का मतलब क्या है? इसका मतलब है हार्मफुल। हार्मफुल यानी कोई भी ऐसा काम किया हो जो हार्मफुल हो किस चीज के लिए? पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। यानी जो भी लोग हैं उनके इंटरेस्ट में कुछ भी गलत काम किया जा रहा है, तो उस केस में क्या हो जाता है, जो वो है सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो एनपीओ का क्या कर देती है? लाइसेंस रिवोक कर देती है। सेकंड क्या है? आर से रिक्वायरमेंट और लिख देता हूं, कंडीशन ऑफ द सेक्शन इज नॉट फुलफिल्ड। अगर जो ये सेक्शन है हमारा, कौन सा सेक्शन 8 है, उस सेक्शन की जो भी कोई भी रिक्वायरमेंट या फिर उसकी कोई भी कंडीशन को क्या किया है, फुलफिल नहीं किया जाता है, तो भी क्या हो जाता है? रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस हो जाता है। एक क्या होता है, अब आता है वायलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंपनी। कि अगर किसी भी टाइम पे जो ऑब्जेक्ट है कंपनी के, ऑब्जेक्ट क्या होता है बेसिकली, जिस भी पर्पस के लिए कंपनी बनी थी, या सपोज जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था कि ये कंपनी जो है वो स्पोर्ट्स प्रमोट करने के लिए बनी है, वो क्रिकेट प्रमोट करने के लिए बनी है, लेकिन उसका ऑब्जेक्ट यही है, लेकिन वो एकदम से क्या करती है, कोई और एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने लग जाती है जो उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। मान लो सपोज वो रिलीजियस एक्टिविटी करने लग जाती है कोई, तो है दोनों क्या है, चैरिटी वर्क ही है, प्रमोशन ही है, लेकिन क्या है, ऑब्जेक्ट से अलग है। तो अगर ऑब्जेक्ट से भटक गई है तब भी क्या हो जाता है, उसको वॉल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहेंगे, और उस चीज को क्या कहेंगे कि उस केस में भी क्या हो जाएगा, रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस हो जाएगा। लास्ट केस क्या होता है, अफेयर्स कंडक्टेड विद फ्रॉड। अगर कोई भी एक्शन है वो क्या किया, अफेयर है, मतलब कोई भी कंपनी का एक्शन है वो क्या किया है, अफेयर फ्रॉड के साथ, फ्रॉड की इंटेंशन के साथ वो किया गया है, मतलब फॉलो किया गया है, फिर ऐसा काम किया गया जिसमें क्या है, फ्रॉड इन्वॉल्व हो रहा है, तो उस चीज़ में भी क्या हो जाएगा, लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। तो आप किस किस केसेस में क्या है कि लाइसेंस रिवोक हो जाएगा, वो है प्रोफेसर वाले केस, प्रोफेसर वाले, PROF, प्रोफेसर वाले। तो सबसे पहले क्या है, प्रेजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। आर से क्या है, रिक्वायरमेंट और कंडीशन अगर फॉलो नहीं करेगी ये एक्ट की। ओ से क्या है, वॉलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। एफ से क्या है, कोई भी अगर फ्रॉड किया जाता है, तो ऐसे याद रख सकते हो आप। अब इसके अंडर सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो, बट मेन जो यही चीज है, जो पी से आपको याद रखना है प्रेजुडिशियल, आर से आपको रखना है कि रिक्वायरमेंट और कंडीशन, कोई भी रिक्वायरमेंट इस सेक्शन की अगर फुलफिल नहीं की गई, तो ओ से आपको याद रखना है ऑब्जेक्ट वॉयलेट नहीं होना चाहिए। एफ से याद रखना है कि कोई भी एक्टिविटी कंडक्ट नहीं करनी जानी चाहिए जिसकी इंटेंशन क्या हो, फ्रॉड वाली इंटेंशन हो। तो इस केस में क्या हो जाता है, लाइसेंस रिवोक हो जाता है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि पोस्ट रिवोकेशन क्या होता है। पोस्ट रेवोकेशन क्या होता है, यानी कि अगर लाइसेंस रिवोक कर दिया है तो लाइसेंस रिवोक करने के बाद क्या होगा, उस चीज़ के, उसी से भी क्वेश्चन बन सकता है। मतलब आपके टॉपिक, आपकी मॉड्यूल में टॉपिक टच किया हुआ है, थोड़ा बहुत बताया हुआ है, तो इस वजह से मैं आपको ये चीज़ करवा रहा हूँ। ऐसे नहीं कि बिल्कुल इररेलेवेंट है गाइस, ये चीज़ें और पोस्ट रेवोकेशन ये आपकी बुक मॉड्यूल में है, मैंने अभी देखा है, तो फिर इस वजह से मैं आपको ये चीज़ करवा रहा हूँ। अब देखो, सबसे पहले रेवोकेशन हो गया, यानी अब वो एनपीओ नहीं रह गई। तो एनपीओ का जो बेनिफिट था कि प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करना है, तो अब वो क्या है, वो वाला एडवांटेजेस कंपनी को नहीं मिलेगा। तो क्या करेगा कि जो रजिस्ट्रार है, shall put the words limited or private limited in the name of the कंपनी। यानी कंपनी के नेम में, जो भी अभी तक कंपनी एनपीओ का नेम होगा, उस एनपीओ के नेम में कौन से वर्ड्स, लिमिटेड या फिर प्राइवेट लिमिटेड, क्या कर देगी, वो कंपनी यूज कर देगी। अब बेसिकली ये रजिस्ट्रार जो है, वो रजिस्ट्रार डिसाइड कैसे करता है कि उसको लिमिटेड यूज करनी है, प्राइवेट लिमिटेड यूज करनी है, तो बेसिकली नंबर ऑफ मेंबर्स के बेसिस पे जाता है, नंबर ऑफ मेंबर्स पे। अब देखो क्या हो गया कि जो एनपीओ था, ये एनपीओ क्या था, इसके कुछ मेंबर्स होंगे, ठीक है, बहुत सारे मेंबर्स होंगे मान लो। तो अब क्या है, इसका लाइसेंस जो है, वो लाइसेंस क्या हो गया, रिवोक हो गया। तो अब ये क्या है, एनपीओ रहा नहीं, यानी सेक्शन 8 कंपनी रहा नहीं, तो इसको एंड में क्या यूज करना पड़ेगा,
प्राइवेट लिमिटेड यूज करना पड़ेगा या लिमिटेड यूज करना पड़ेगा। अब आपको पता है लिमिटेड वर्ड कौन यूज करता है, एक पब्लिक कंपनी यूज करती है, और प्राइवेट लिमिटेड एक प्राइवेट कंपनी यूज करती है। तो रजिस्ट्रार देखेगा कि लाइसेंस कैंसिल होने के टाइम पे इसके मेंबर्स कितने हैं। अगर इसके 200 से ज्यादा मेंबर्स हैं, है ना, बिकॉज आपको पता है प्राइवेट कंपनी के मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं, 200 मेंबर्स हो सकते हैं। तो अगर 200 से ज्यादा मेंबर होंगे तो वो लिमिटेड वर्ड यूज कर देगा। अगर 200 से कम मेंबर्स होंगे तो वो प्राइवेट लिमिटेड यूज कर सकते हैं। तो वो रजिस्ट्रार की अपनी मर्जी होती है, बट वो नंबर ऑफ मेंबर्स के बेसिस पे डिसाइड करता है। ओके गाइस। और पोस्ट रेवोकेशन के बाद क्या होता है कि अब लाइसेंस रिवोक कर लिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, या तो वाउंड अप कर सकती है कंपनी को, वाउंड अप ऑफ कंपनी, कि कंपनी को क्या कर देगी, बंद कर देगी, और या तो क्या कर देगी, अमेलगमेशन कर देगी। अमेलगमेशन मतलब क्या होता है कि वो कंपनी को क्या कर देगी, मर्ज कर देगी किसी भी सिमिलर ऑब्जेक्ट वाली कंपनी से, सिमिलर ऑब्जेक्ट वाली सेक्शन 8 कंपनी से। मतलब मान लो कि उसका लाइसेंस रिवोक हो गया, अब गवर्नमेंट क्या डिसाइड करेगी कि इस कंपनी को मर्ज कर देगी, इस कंपनी के जो भी ये एनपीओ था इसका लाइसेंस कैंसिल हो गया, अब इसके जितने भी एसेट्स थे, जितनी भी लाइबिलिटीज थी, वो सब किसी सिमिलर ऑब्जेक्ट वाले सेक्शन 8 कंपनी को, किसी सिमिलर ऑब्जेक्ट वाले एनपीओ को क्या कर देगी, सब कुछ बेच देगी। अब जो सिमिलर, तो इस वाली कंपनी का क्या है, एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, इस वाले एनपीओ का क्या है, एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, और ये सारे अफेयर्स इसके किसके पास चले जाएंगे, जिसके साथ वो अमेलगमेट हुई है। अमेलगमेशन बेसिकली मर्जर ही होता है, ठीक है। और वाउंड अप ऑफ कंपनी तो आप समझते हो कि उसके एसेट्स बेच देगी, उसकी लाइबिलिटीज पे ऑफ कर देगी, जो भी चीजें हैं, तो कंपनी को बंद कर देगी गाइस। ये ठीक है, ये चीज समझ के होंगे आप। और इसमें एक पेनल्टी है, वो पेनल्टी मेरे को आपको करानी। हाँ, सो मैं पेनल्टी की बात कर रहा था, यहीं पे लिख देता हूं पेनल्टी। तो पेनल्टी आपको पता है, इसमें ये समझ लो, जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट होता है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये ऑफिसर इन डिफॉल्ट प्लस डायरेक्टर, इनके लिए क्या पेनल्टी है, इनके लिए पेनल्टी है 25,000 to 25 lakhs। ओके गाइस। और जो सेक्शन 8 कंपनी है उसके लिए क्या पेनल्टी है, 10 lakhs to 1 CR। मतलब कोई भी अगर प्रोविजन फॉलो नहीं करता है किसी भी तरीके से, कंपनी को क्या है, अगर पेनल्टी लगानी है उसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को या रजिस्ट्रार को, तो जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट होगा, जो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट होगा और जो भी डायरेक्टर होगा, उस पर 25,000 से 25 लाख तक की पेनल्टी लग सकती है। और जो सेक्शन 8 कंपनी है, कंपनी के ऊपर 10 लाख से 1 करोड़ तक की पेनल्टी लग सकती है। अब मेरे को इसमें आपको एक छोटी सी चीज मैं आपको बता देता हूँ, दैट जो ये ऑफिसर इन डिफॉल्ट और डायरेक्टर है ना, तो अगर ये जो मैंने आपको बताया ना प्रोफेसर वाले काम, ये प्रोफेसर वाले काम में ये प्रो वाले जो काम करेगी, जो पी से क्या था, प्रिजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट, आर से क्या था, रिक्वायरमेंट और कंडीशन ऑफ दिस एक्ट इज नॉट फुलफिल्ड, और ओ से क्या है, वॉयलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ये प्रो वाले काम करेगी तब जाकर के ये लगेगा। अगर ये फ्रॉड करते हैं, ये ऑफिसर इन डिफॉल्ट और डायरेक्टर फ्रॉड कर रहे हैं, तो कंपनीज एक्ट का एक सेक्शन है जिसका नाम है 447, आई एम सॉरी 447। ये सेक्शन क्या है, प्योर पेनल्टी का ही सेक्शन है। तो कहीं भी अगर फ्रॉड होता है या कहीं भी किसी भी कंपनीज एक्ट में कहीं पे भी पेनल्टी नहीं लिखी हुई है, तो उस पर 447 की पेनल्टी लग जाती है। तो अगर फ्रॉड हुआ है, इन्होंने फ्रॉड किया है, तो क्या हो जाएगा, 447 की पेनल्टी लग जाएगी। वो पेनल्टी क्या है, वो अलग चीज है, उसमें 3 साल की जेल है और 3 से 10 साल तक की जेल, वो चीज अलग है। तो वही है कि ऑफिसर इन डिफॉल्ट और डायरेक्टर अगर ये प्रो वाले काम करते हैं, प्रो वाले काम कौन से हैं, जो मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया है, PRO, ये वाले काम करते हैं, तो क्या 25,000 से 25 लाख तक की। लेकिन अगर फ्रॉड करते हैं तो क्या सेक्शन 447 की पेनल्टी लग जाती है, जिसमें 3 से 10 साल तक की जेल है और 3 टाइम्स ऑफ द अमाउंट वाला फ्रॉड है। मतलब जितना भी फ्रॉड किया होगा उसका 3 गुना इनको क्या देना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। ये सेक्शन 447 की पेनल्टी है। तो यही चीज था गाइस, यहाँ पे हमारा जो है सेक्शन 8 कंपनी होता है ओवर। आई वुड लाइक टू करेक्ट समथिंग गाइस, मैंने आपको अभी तक बताया था ना दैट कि अगर सेक्शन 8 कंपनी जो है वो ऑल्टर करेगी अपना ऑब्जेक्टिव किसके, अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या लेगी, अप्रूवल लेगी। तो मैंने आपको बताया था सेंट्रल गवर्नमेंट दो चीज होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब मोदी गवर्नमेंट नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब है या तो ROC और या तो फिर रीजनल डायरेक्टर। मैंने आपको ये हिरार्की भी बताई कि सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आता है, उसके नीचे रीजनल डायरेक्टर्स आता है, तो टोटल 7 रीजनल डायरेक्टर्स हैं। फिर उसके अंदर क्या आता है, अलग अलग स्टेट के हिसाब से ROCs आते हैं, अलग अलग ROCs आते हैं उसमें, ठीक है। तो जब कंपनी क्या कर रही है
ये सेक्शन 8 कंपनी ऑब्जेक्ट को ऑल्टर कर रही है, अपने ऑब्जेक्टिव को ऑल्टर कर रही है, यानी उसका जो मेन काम है उसका पर्पस ऑल्टर कर रही है, तो वो अप्रूवल लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो इसका मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, यानी वो मोदी गवर्नमेंट के पास नहीं जाएगी, वो रीजनल डायरेक्टर के पास जाएगी। जो ऑब्जेक्टिव है, मैंने आपको बताया था कि वो आरओसी के पास जाएगी, लेकिन आरओसी के पास नहीं जाएगी, अपना ऑब्जेक्टिव चेंज करवा रही है, ऑब्जेक्टिव ऑल्टर करवा रही है, तो वो रीजनल डायरेक्टर के पास जाएगा कि मेरे को यार ये वाला ऑब्जेक्टिव, मेरे को क्रिकेट से फुटबॉल को प्रमोट करना है, तो ये मैं अपना ऑब्जेक्टिव चेंज कर रही हूँ, तो वो रीजनल डायरेक्टर के पास जाएगा। तो ये जो एनपीओ था, ये अपना ऑब्जेक्टिव पहले इसका ये था, ये इसका न्यू ऑब्जेक्टिव था फुटबॉल वाला, तो ये फुटबॉल वाले ऑब्जेक्टिव को चेंज करने के लिए वो क्या करेगी, उसके पास जाएगी, रीजनल डायरेक्टर के पास जाएगी। बस ये था गाइज। अब मैं आपको एक बार छोटा सा रिवीजन दे देता हूँ कि हमने कौन कौन सा कर लिया है। हमने टॉपिक स्टार्ट किया था काइंड्स ऑफ कंपनी का। अब काइंड्स ऑफ कंपनी में हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपनीज कर लिए हैं। सबसे पहले प्राइवेट कंपनी करी, देन हमने पब्लिक कंपनी करी, फिर हमने गवर्नमेंट कंपनी करी, फिर हमने करा फॉरेन कंपनी, फिर हमने किया स्मॉल कंपनी, देन हमने किया 1 पर्सन कंपनी, देन आज हमने कर लिया सेक्शन 8 कंपनी। ओके गाइस, तो ये वाले टॉपिक्स हम क्या कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। इनमें से अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये तीनों, इनसे क्या है केस स्टडी बन सकती है। तो ये चीज़ अच्छे से कर लेना आप। स्मॉल कंपनी, ओपीसी और सेक्शन, जो जो पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं इसमें नोट्स में, वो पॉइंट्स आप याद करके ही जाना, उससे कहीं से भी केस स्टडी बन सकती है। अब हमारा जो इसमें बचा हुआ है, वो बचा हुआ है एक होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, एक हमारा बचा हुआ है डोरमेंट कंपनी, और एक बचा हुआ है एसोसिएट कंपनी। यही है जो 3 मेन टाइप की कंपनी है। नेक्स्ट पार्ट में ये तीनों पे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव करेंगे। और कंपनीज एक्ट में हमारे कौन कौन से टॉपिक बचे हुए हैं, एक इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज एक्ट बचा हुआ है, एक एमओए एंड एओए टॉपिक बचा हुआ है। ये दोनों तो एक ही लेक्चर में कवर हो जाएंगे, ईजी है। एंड हमारी 3 डॉक्टरीन बची हुई हैं, 3 डॉक्ट्रिन बची हुई है बस। और इसमें एक छोटा सा टॉपिक है काइंड्स ऑफ कैपिटल का, वो काइंड्स ऑफ कैपिटल भी आएगा इसमें इनकॉर्पोरेशन वाले टाइम पे, उसी लेक्चर में आपको कवर कर दूंगा कि वो भी बहुत छोटा सा टॉपिक है। सो 3 वीडियोस के अंदर अंदर ये टॉपिक क्या है गाइज, हमारा कंपनीज एक्ट क्या है, कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू गाइज। मेक श्योर कि आप मुझे सजेशन दो, जो भी आपको लग रहा है, जो भी आपके डाउट्स हैं, आप मेक श्योर कि आप वो कमेंट सेक्शन में पूछो। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई भी आपकी रिकमेंडेशन है तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच गाइज।